एक ऐसे स्टेज के बारे में सोचिए जो किसी आलीशान थिएटर में नहीं बल्कि कश्मीर घाटी के एक अनजान सर्द और अंधेरे कमरे में है। वहां बैठे दर्शकों के हाथों में पॉपकॉर्न नहीं बल्कि लोड की हुई AK-47 राइफलें हैं। बिल्कुल। और जो एक्टर बीच में बैठ के परफॉर्मेंस दे रहा है ना, अगर वो अपना एक भी डायलॉग भूला या उसके कश्मीरी लहजे में एक भी गलती हुई तो उसका रिव्यू सीधा मौत है। हाँ, और चेहरे पर डर की एक बूंद भी नहीं दिखनी चाहिए। जिस इंसान ने इस खौफनाक स्टेज पर महीनों तक बिना कोई गलती किए परफॉर्मेंस दी, वो थे भारतीय सेना की एलीट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर मोहित शर्मा। उस अंधेरे कमरे में कोई रीटेक नहीं होता। देखिए, ये इंसान की सहन शक्ति और मनोवैज्ञानिक दबाव का सबसे चरम स्तर है। हम अक्सर फौजी का मतलब सरहद पर गोलियां चलाना समझ लेते हैं, लेकिन ये स्थिति तो गोलाबारी से कई ज्यादा खतरनाक है। असल में ये दिमाग की जंग है, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी दिमाग को डिकोड करने वाले हैं। हमारे सामने आज जो स्रोत रखे हैं, जिनमें अशोक चक्र और सेना मेडल के आधिकारिक प्रशस्ति पत्र हैं। हाँ, और साथ ही ऑनर पॉइंट की जीवनियाँ, हिंदुस्तान टाइम्स की कुछ बेहद पुरानी ग्राउंड रिपोर्ट्स, बॉलीवुड शादीज के लेख और सैन्य इतिहास पर कुछ प्रमाणिक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी शामिल हैं। सही कहा। इन सब को मिलाकर आज हम सिर्फ एक शौर्य गाथा नहीं पढ़ेंगे। इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि एक इंसान खूंखार आतंकियों के बीच बैठकर उन्हें अपना कैसे बना लेता है, और जब मौत सामने हो तो पलक झपकते ही फैसले कैसे लेता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर मेजर शर्मा का व्यक्तित्व खड़ा था। स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। अच्छा, घर में प्यार से उन्हें चिंटू कहा जाता था, है ना? बिल्कुल, लेकिन फौज के साथियों के बीच वो माइक के नाम से मशहूर थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, उन्होंने सेना में जाने के लिए इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हाँ, और स्रोतों में एक बात जो बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि वो हथियारों के साथ साथ कला और खेल के भी उस्ताद थे। मतलब वो एक बेहतरीन गिटार और माउथ ऑर्गन प्लेयर थे। हेमंत कुमार के गीत गाना उन्हें बहुत पसंद था। और वो एक चैंपियन घुड़सवार भी थे। उनकी सबसे पसंदीदा घोड़ी का नाम इंदिरा था, और साथ ही वो फेदरवेट कैटेगरी के मुक्केबाज भी थे। तो क्या यहीं से एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर का वो लर्निंग माइंडसेट शुरू होता है? मतलब हमेशा कुछ नया सीखने की मानसिकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गिटार से लेकर घुड़सवारी तक का ये सफर उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। रुको, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो खूंखार पैरा कमांडो थे, दूसरी तरफ वो गिटार बजा रहे हैं। गिटार बजाने का गोलियों के बीच शांत रहने से क्या संबंध हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे पूरी न्यूरोसाइंस है। देखिए, जब आप गिटार में जाते हैं तो आपका दिमाग एक ही समय में कई अलग-अलग जानकारियों को प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा, मतलब रिदम, सुर और उंगलियों का मूवमेंट सब एक साथ? हाँ, इसे कॉग्निटिव लोड को संभालना कहते हैं। घुड़सवारी में भी आपको बिना बोले एक जानवर के मूड को भांपना होता है और सेकंड के 100वें हिस्से में बैलेंस बदलना होता है। युद्ध के मैदान में भी ठीक यही होता है। हाँ, वहां अचानक गोलियों की आवाज आती है, टीम की पोजीशन बदलती है। बिल्कुल। जिस इंसान के दिमाग की ट्रेनिंग एक साथ कई आवाजों और हरकतों को बिना घबराए प्रोसेस करने की हो चुकी है, वही उस महा कंफ्यूजन में बिल्कुल शांत रह सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। मतलब उनके ये शौक सिर्फ शौक नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग की एडेप्टेबिलिटी की ट्रेनिंग थे, और उनकी इसी एडेप्टेबिलिटी की सबसे बड़ी परीक्षा साल 2004 में हुई। जी, कश्मीर का शोपियां जिला हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े आतंकी अबू तुरारा और अबू सब्जार सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। और मेजर शर्मा को उन्हें खत्म करने का जिम्मा मिला, लेकिन वो अपनी टीम के साथ नहीं गए, वो एकदम अंडरकवर गए। ये इन्फिल्ट्रेशन रणनीति का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसे आज भी पढ़ाया जाता है। उन्होंने महीनों तक अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई, उन्होंने इफ्तिखार भट्ट नाम का एक कश्मीरी रूप धारण किया और एकदम असली लगने वाली कश्मीरी भाषा भी बोलना सीखा। उन्होंने आतंकियों के बीच जाकर एक बहुत ही गहरी कहानी गढ़ी कि उनके भाई की मौत सेना की पत्थरबाजी में हुई है और वो बदला लेना चाहते हैं। सही कहा, लेकिन आतंकियों का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। हाँ, और स्रोतों में एक बात है जो मुझे बहुत खटक रही है। आतंकियों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने अपने ही हाथों से भारतीय सेना के कैंपों के फर्जी नक्शे बनाए और उन्हें सौंप दिए। साथ ही वो आतंकियों के बीच बैठकर भारतीय सेना को गालियां भी देते थे। लेकिन सेना के कैंपों के नक्शे देना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। अगर वो आतंकी सच में हमला कर देते तो? आपका ये सवाल बहुत लाजमी है
और यहीं पर खुफिया तंत्र की एक बहुत ही जटिल रणनीति काम आती है। इसे कंट्रोल्ड डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। कंट्रोल्ड डिसइंफॉर्मेशन, ये कैसे काम करता है? खुफिया दुनिया में अगर आप दुश्मन को सिर्फ झूठ बोलेंगे तो वो पकड़ लेगा। आपको उसे सच का एक ऐसा टुकड़ा देना होता है जो दिखने में बहुत अहम लगे, लेकिन रणनीतिक रूप से उसका कोई फायदा ना हो। अच्छा, तो वो नक्शे हवाई नहीं थे? नहीं, वो असली कैंप के नक्शे थे, लेकिन उनमें वो लूप होल्स दिखाए गए थे जहां सेना असल में पहले से पूरी तरह मुस्तैद थी या जहां उन्होंने खुद एक जाल बिछा रखा था। वाओ! मतलब मेजर शर्मा ने आतंकियों को जाकर ये नहीं कहा कि मुझे अपने साथ रख लो, उन्होंने वो नक्शे देकर ये एहसास कराया कि वो आतंकी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। जब दुश्मन को लगने लगता है कि वो बहुत चालाक है और आपका फायदा उठा रहा है, तो उसका शक अपने आप खत्म हो जाता है। ये मनोविज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है यार। किसी इंसान के दिमाग में ये भ्रम पैदा कर देना कि कंट्रोल उसके हाथ में है। हाँ, लेकिन एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर इतने दिनों तक दुश्मनों के बीच रहना बहुत मुश्किल है। आप 24 घंटे एक किरदार में जी रहे हैं। सच में। सोते, जागते, खाते पीते, अगर नींद में जुबान से गलती से भी कोई फौजी शब्द निकल जाता तो खेल वहीं खत्म था। इस मानसिक दबाव की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और कोई भी कवर स्टोरी कितनी भी पक्की क्यों ना हो, दुश्मन उसे परखता जरूर है। 2004 के उस ऑपरेशन में ठीक ऐसा ही हुआ। आतंकी अबू तुरारा को अचानक शक हो गया। हाँ, उसने सीधे उनकी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए और उन पर बंदूक तान दी। और यही वो पल आता है जो इस पूरी कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। कोई भी आम इंसान होता तो शायद घबरा जाता या सफाई देने लगता। लेकिन मेजर शर्मा ने तुरंत अपनी लोड की हुई AK-47 राइफल जमीन पर फेंक दी और आतंकियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम मुझ पर शक करते हो तो मुझे अभी मार दो, लेकिन इसके लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और उनके इस एक वाक्य और हथियार डाल देने की क्रिया ने उन खूंखार आतंकियों के दिमाग को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सुन्न कर दिया। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। अपना सबसे बड़ा हथियार दुश्मन के सामने फेंक देना, ये तो सीधा सीधा आत्मघाती कदम लगता है। ये दाव काम कैसे कर गया? ये दाव काम कर गया क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसे मिलिट्री भाषा में ओडा लूप को बाधित करना या तोड़ना कहते हैं। ओडा लूप? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना, किसी रोजमर्रा के उदाहरण से। जरूर। ओडा का फुल फॉर्म है ऑब्जर्व यानी देखना, ओरिएंट यानी समझना, डिसाइड यानी फैसला लेना और एक्ट यानी कार्रवाई करना। मान लीजिए आप टेनिस का कोई बहुत कड़ा मैच खेल रहे हैं। ठीक है, आपका विरोधी हर बार बेसलाइन से बहुत तेज शॉट मार रहा है। आपका दिमाग एक रिदम बना चुका है। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो एक बहुत ही हल्का से ड्रॉप शॉट खेल देता है। ओहो, और गेंद नेट के ठीक पास गिरती है। बिल्कुल। उस एक सेकंड के लिए आपके पैर नहीं चलते, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है क्योंकि आपने उस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। आपका दिमाग उस नई स्थिति को ओरिएंट यानी समझ नहीं पाता। अच्छा, मतलब आतंकियों का दिमाग प्रोग्राम था कि अगर ये इंसान फौजी है तो पकड़े जाने पर ये हम पर गोली चलाएगा या भागेगा। बिल्कुल सही पकड़ा। आतंकी किसी भी हिंसक प्रतिक्रिया के लिए तैयार थे, लेकिन मेजर शर्मा ने अपनी बंदूक फेंककर समर्पण कर दिया और धर्म का वास्ता दे दिया। तो आतंकियों की आंखों ने ये देखा, लेकिन उनका दिमाग इस अप्रत्याशित हरकत को समझ नहीं पाया। उनका पूरा ओडा लूप वहीं क्रैश हो गया। हाँ, वो समझ ही नहीं पाए कि जो फौजी हमें मारने आया होगा वो खुद निहत्था क्यों हो जाएगा। और इसी 1 या 2 सेकंड के शॉक वैल्यू ने मेजर शर्मा को वो कीमती समय दे दिया जो उन्हें चाहिए था। और उसी सेकंड का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी छिपी हुई 9mm की पिस्टल निकाली और पलक झपकते ही दोनों आतंकियों को मार गिराया, एक को सिर में और दूसरे को सीने में। इस अदम्य साहस और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए ही उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। ये घटना बताती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग को पढ़ने और उसे चकमा देने से जीता जाता है। सही कहा। 2004 में जो मनोवैज्ञानिक कुशलता उन्होंने दिखाई थी, वही कौशल 2009 आते आते एक निस्वार्थ लीडरशिप का रूप ले चुका था, जहां टीम की जान बचाना सबसे ऊपर होता है। तो अब हम आते हैं 21 मार्च 2009 पर, कश्मीर के कुपवाड़ा का हफरूदा जंगल। मेजर शर्मा अब ब्रावो असॉल्ट टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी वहां छिपे हैं। ये कोई आम जंगल नहीं था। हफरूदा का जंगल इतना घना है कि वहां दिन में भी अंधेरा रहता है
और इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने सेना पर एक भयानक 360 डिग्री एम्बुश लगा दिया था। इस 360 डिग्री एम्बुश का असल मतलब क्या होता है? और स्रोतों में लिखा है कि सेना वहां हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ऐसा क्यों? देखिए, पेड़ों की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। आप चंद मीटर दूर भी नहीं देख सकते। 360 डिग्री एम्बुश का मतलब है कि दुश्मन ऊंचाई पर छिपकर बैठा है और चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां आ रही हैं। बाप रे, मतलब टीम को यह भी नहीं पता कि फायरिंग किस दिशा से हो रही है। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर्स इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि पेड़ों के बीच उन्हें उतारने की कोई जगह नहीं थी और हवा से फायरिंग करने पर अपने ही जवानों को गोली लगने का खतरा था। और उस अचानक हुए हमले में 4 पैरा कमांडो बुरी तरह घायल हो गए। पूरी टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी। यहीं पर मेजर शर्मा की लीडरशिप की वो परीक्षा हुई जिसने इतिहास रच दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो भारी गोलाबारी के बीच जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और फिर तुरंत ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन इसी भीषण गोलाबारी के बीच एक गोली सीधा उनके सीने में आ लगी। कोई आम इंसान होता तो शायद दर्द से वहीं गिर पड़ता या पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। सीने में गोली लगने के बाद कोई इंसान दर्द से गिर क्यों नहीं जाता? वो न सिर्फ अपनी टीम को निर्देश देते रहे, बल्कि उन्होंने क्लोज क्वार्टर कम्बैट यानी हाथों हाथ की लड़ाई में आगे बढ़कर चार्ज किया। हाँ, और 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये शारीरिक क्षमता से बाहर की चीज लगती है। क्या ये सामरिक रूप से जरूरी था या सिर्फ एक जज्बा था? इसमें सामरिक जरूरत और न्यूरोसाइंस दोनों का मिश्रण है। सामरिक रूप से देखें तो जब आप चारों तरफ से घिरे हों तो आप पीछे नहीं हट सकते। आपको लाइन ऑफ फायर को तोड़ने के लिए सीधा चार्ज करना पड़ता है। और जहां तक दर्द सहने की बात है, उसे समझने के लिए आपको पैरा एसएफ की उस भावना को समझना होगा जिसे ब्रदरहुड कहा जाता है। जब एक लीडर देखता है कि उसके जवान मर रहे हैं तो उसके शरीर में एड्रेनालिन का भारी विस्फोट होता है। अच्छा, तो वो भावना जो टीम को परिवार से बढ़कर मानती है, वो दिमाग के पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल। उनका दिमाग उस वक्त दर्द को प्रोसेस ही नहीं कर रहा था। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर था कि मेरे आदमियों पर खतरा है और मुझे उन्हें बचाना है। और उनके इसी निस्वार्थ, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। इस ऑपरेशन में 4 अन्य जवानों ने भी शहादत दी थी। एक सच्चे लीडर का प्रभाव केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषिमा सरीन आज उनकी सेवा की इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। समाज ने भी उनके इस बलिदान को याद रखा है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में एक सड़क का नाम शहीद मेजर मोहित शर्मा मार्ग रखा गया है। हाँ, और वहाँ के मेट्रो स्टेशन का नाम भी मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। सिर्फ सड़कें या स्टेशन ही नहीं, पॉप कल्चर भी इस कहानी से अछूता नहीं है। बिल्कुल। हाल ही में बॉलीवुड की एक फिल्म आई है धुरंधर, जिसमें एक्टर रणवीर सिंह ने हमजा अली नाम के एक अंडरकवर एजेंट का किरदार निभाया है। मैंने भी उन स्रोतों को पढ़ा है। ये चर्चा बहुत तेज है कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा के उसी 2004 वाले मिशन से प्रेरित है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इनकार किया है। परिवार ने शुरू में कुछ समानताएं देखी और इस पर कुछ विवाद भी हुए, जो स्रोतों में दर्ज हैं। हाँ, हम यहाँ इस बात पर नहीं जा रहे कि कौन सही है या कौन गलत। बिल्कुल, हम निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि एक अंडरकवर सैनिक जिसका पूरा करियर छिपकर रहने पर आधारित था, आज वो पॉप कल्चर की प्रेरणा बन गया है। यही एक सच्चे काम की ताकत होती है। जब आप अपना काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो आपकी कहानी खुद अपना रास्ता खोज लेती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम स्रोतों से एक सबसे बड़ा सबक निकालें तो वो क्या होगा जो सुनने वालों के असल जीवन में काम आए? आज का सबसे बड़ा व्यावहारिक सबक है ओडा लूप को बाधित करना। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो या किसी निजी संकट में हो, जब भी कोई परिस्थिति या कोई इंसान आपके खिलाफ आक्रामक हो रहा हो तो उसी के भाषा में पलटकर जवाब देने के बजाय कुछ ऐसा कीजिए जिसकी उसे उम्मीद ना हो। उसका पैटर्न तोड़ दीजिए। क्या बात है। शांत हो जाइए या कोई ऐसा सवाल पूछ लीजिए जो विषय से बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल।
आप सामने वाले के ओडा लूप को क्रैश कर देंगे और आपको सोचने का वो कीमती समय मिल जाएगा जो जीत के लिए जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन। चीखने या घबराने से नहीं, बल्कि अपनी शांति से सामने वाले के दिमाग को सुन कर देना। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोतों से निकाला गया एक ऐसा तथ्य सामने रखना चाहूंगा जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। वो तथ्य क्या है? 2004 के घुसपैठ ऑपरेशन और 2009 के उनके अंतिम ऑपरेशन के बीच साल 2005 से 2006 तक मेजर मोहित शर्मा ने बेलगाम की कमांडो विंग में पूरे 2 साल तक एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया था। ओहो, इसका मतलब है कि उन्होंने भारत के सैकड़ों नए कमांडोज को सीधे तौर पर ट्रेनिंग दी थी। जरा सोचिए, जिस इंसान ने असल जिंदगी में एक आतंकी के रूप में घुसपैठ करके दुश्मनों के दिमाग के साथ खेला हो, जब उस इफ्तिखार भट्ट वाले मास्टरमाइंड दिमाग ने नए जवानों को ट्रेनिंग दी होगी, तो उसने स्पेशल फोर्सेस को कितना गहरा आकार दिया होगा। ये सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेजर मोहित शर्मा की वो अदृश्य विरासत आज भी उन जवानों के रूप में भारत की सरहदों पर गश्त कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनका शरीर भले ही न रहा हो, लेकिन उनका दिमाग और उनकी रणनीतियां आज भी भारतीय सेना के डीएनए में जीवित हैं। और उनके तैयार किए हुए एक्टर्स आज भी बिना कोई गलती किए वो सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगली बार जब जीवन की किसी मुश्किल में घिर जाएं और रास्ता न दिखे, तो बस एक पल के लिए उस इंसान को याद कीजिएगा जिसने दुश्मनों की बंदूकों के बीच खड़े होकर अपनी बंदूक नीचे रख दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो जीत सके। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरने के लिए।